नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। भारतीय इतिहास के रिवीजन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। यहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इतिहास के 30 साल के पुराने सभी क्वेश्चंस के बारे में जो 30 साल पहले तक एग्जाम्स में आए हैं। कौन कौन से एग्जाम्स को हम लोगों ने कवर किया, एक उसकी लिस्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रीवियस ईयर के 30 साल के एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स के 30 साल के एग्जाम्स, एसएससी के 30 साल के एग्जाम्स, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के 30 साल के एग्जाम्स। मतलब इन एग्जाम्स में पिछले 30 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं सबको हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है। अगर आपको हमारा यह प्रयास या रिवीजन सीरीज पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो सेशन को लाइक करके अपना कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कितना इंतजार कराओगे यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहां हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण है, कहां पर स्थित है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा पूछना चाहता है, गोविंद महल कहां स्थित है, दतिया में, ग्वालियर में, ओरछा में या खजुराहो में। जल्दी जल्दी आप लोग अपने कमेंट के जवाब दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। जो गोविंद महल है ये दतिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? दतिया। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या है, अगर आपने खुद को 1 मार्क दिया तो +1 कर दीजिएगा, अगर आपका गलत हो गया तो -1 भी आपको मिलना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? टीपू सुल्तान के बारे में पूछना चाहता है। क्या इनकी मृत्यु कुर्ग में हुई थी, वांडीवाश में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी या मैसूर में हुई थी? चार में से जो भी ऑप्शन सही है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। अब मैं आपको तब तक बता देता हूँ कि टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, श्रीरंगपट्टनम। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व संपन्न को स्थापित किया था, कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था, पानीपत का बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, या इनमें से कोई नहीं। दो युद्ध हैं जो अंग्रेजी सत्ता को भारत में स्थापित करते हैं, दोनों को नाम दे दिया है, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित हो गई थी। जो व्यापारिक कंपनी थी ये व्यापार समाप्त करके भारत में प्रशासन को देखने लगी थी। अब इस क्रम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन जाता है? बक्सर का युद्ध। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, निम्न में से किसने राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? अमिताभ राव, रंजन कोठारी, वसुंधरा। देखो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस में आ जाता है और बहुत पहले का क्वेश्चन है, इस वजह से इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी मुझे राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में चर्चा नहीं कंफर्म है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कल के क्लास में कवर करेंगे। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई या लाला लाजपत राय द्वारा लाला लाजपत राय द्वारा की गई, अमित सिंह द्वारा की गई या विपिन चंद्र पाल द्वारा की गई? याद रखिएगा यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अर्थात ये क्या? ऑप्शन नंबर ए सही रहा, लाला हरदयाल। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? कलकत्ता के कोलकाता में हाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ये जो बेंच थी या एक चीफ जज तथा 3 उसके सदस्य अन्य जजों के बारे में थी। निर्माण किसका हुआ? सन 1773 का विनियामक अधिनियम। चलो अच्छा, इसको वियना अधिनियम के बारे में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये दो नाम से सबसे पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करके देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज की महाराष्ट्र में स्थापना किसने की थी? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीम, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग या गोपाल बाबा वाले या ज्योतिबा फूले? याद रखिएगा सत्यशोधक समाज के बारे में चर्चा करें। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा हुई थी। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, डॉक्टर फूले। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा था? गुप्त काल में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय अत्यधिक फेमस था? क्वेश्चन इतना पूछना चाहता है। ए ऑप्शन दिया गया तक्षशिला, बी दिया गया कांची,
सी दिया गया वल्लभी, डी नंबर में लिखा है नालंदा। अगर गुप्त काल के बारे में चर्चा करें, गुप्त काल में भारत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा। ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाइए, अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तथा आपको इसकी महत्ता समझ में आ रही होगी कि कितने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने मत को कमेंट करना और इस क्वेश्चन का जवाब देना मत भूलिए। इन सभी की पीडीएफ तो आपको मिल ही रही होगी। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 9889098890570003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट करिएगा अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करने में कोई इश्यूज आ रहे हैं। क्वेश्चन है एरण अभ्यालेख के किससे संबंधित। जो एरण अभ्यालेख है ये भानुगुप्त से संबंधित है। किनसे, भानुगुप्त से। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है? आप लोग को देखिए, कमेंट करने के लिए मैं आपको पूरे 4 सेकंड देता हूँ। एबीसीडी में सही जवाब कौन सा था? उम्मीद था कि आपने सही जवाब दिया होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन स्विच करते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था? जब भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग के बारे में चर्चा करते हैं तो गुप्ता पीरियड होता है या गुप्त काल होता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करके देखते हैं क्या है। फयान कहाँ के निवासी? अब ये भी क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है? फयान कहाँ का था? फयान चीनी यात्री था। सॉरी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 4 ऑप्शंस दिए गए कमेंट में से, 4 में से आपको सही जवाब पे टिक करना है। क्या फयान भूटान का निवासी था? क्या फयान वर्मा का निवासी था? क्या फयान चीन का निवासी था? या फयान डी का? वैसे जवाब दे चुका था कि फयान चीनी यात्री, अर्थात ये चीन से आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ होता है? जब मंदिर निर्माण कला के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम विकास जो हुआ वो गुप्त काल में हुआ था। इसीलिए गुप्त काल को संस्कृति या सांस्कृतिक कला का स्वर्ण काल माना जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? क्या गुप्त काल की सोने की मुद्रा कषाण कहलाती थी, या इसे दिनार के नाम से जानते हैं, या इसे काकनी नाम से जानते थे, या इसे निस्क नाम से? तो याद रखिएगा, गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को हम सभी लोग दिनार कहते थे, अर्थात ये ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हुआ। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं क्या। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री के बारे में चर्चा कर रहा। अभी हम लोग पढ़ चुके थे ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग कब आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, बड़ा मधुरता के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? हर्ष के समकालीन शासक के बारे में पूछना चाहता है, और बंगाल का शासक है क्या शशांक हर्षवर्धन के समकालीन थे? क्या भास्कर वर्मा भास्कलन के हर्षवर्धन के समकालीन थे? क्या ध्रुवसेन हर्षवर्धन के समकालीन थे, या इनमें से कोई नहीं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द जवाब दे रहे होंगे। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, और 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बताइए। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के समकालीन के बारे में चर्चा करें और बंगाल के बारे में चर्चा करें तो बंगाल में शशांक शासक का प्रशासन था जो हर्षवर्धन के समकालीन था, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र कन्नौज पड़ता है। किसी ऑप्शन में दिया गया क्या? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया, या ऑप्शन नंबर सी में दिया, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। जो ऑप्शन सही हो उस पर टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा के बारे में पूछ रहा है। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन है। हर्षवर्धन की आत्मकथा क्या बाणभट्ट ने लिखी थी? हर्षवर्धन की आत्मकथा वराहमिहिर ने लिखी? हर्षवर्धन की आत्मकथा फिरदौस ने लिखी, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन की जो आत्मकथा थी इसको लिखने का कार्य बाणभट्ट ने किया। किसने किया? बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हुआ। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है मधुरता के साथ आपसे, संगम निम्न में से किससे संबंधित है? संगम वंश क्या था? संगम क्या थे? क्या संगम व्यापारी थे? क्या संगम प्रशासक थे? क्या संगम विद्वान थे? क्या संगम कलाकारों में से थे? एक संगम वंश की भी बारे में, परंतु ये संगम ब्रदर्स के बारे में पूछ रहा है। जो संगम लोगों का ग्रुप है उसके बारे में पूछ रहा है। जो संगम थे विद्वान थे। क्या थे? विद्वान, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया, विद्वानों से संबंधित। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, पुहर केवरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी?
किसके काल में हुई? क्या कार्यकाल ने की, नेटजिलियन ने की थी, सेंक्विटन ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आता, ये ऑप्शंस भी मैंने पूरी तरह रट्टा ही मारा है। सही बात बता देता हूँ, जो बस ये था कि एक बार एग्जाम्स में हमने देख लिया, इसके बारे में कुछ खास मैं रिसर्च भी नहीं कर सका हूँ। आज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुहर कावेरी पट्टनम। इसके बारे में कल की क्लास में मैं अपने पॉइंट्स में नोट्स कर लेता हूँ। इसके बारे में कल की क्लास में आपको एक बार डिटेल जरूर कराऊंगा, ठीक है। एक सेकंड मेरा फ़ोन देना यार, ठीक है। मैं इसका जरा सा नोट्स बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कल मुझे इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ, है क्या। इसकी फ़ोटोज़ ही ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए कल की क्लास में इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कार्यकाल। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था? खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों हैं और ये गुप्त काल के हैं। क्या बाणभट्ट सही होंगे, वारामिहिर सही होंगे, आर्यभट्ट सही होंगे, या भानुगुप्त? याद रखिएगा गुप्त शासन काल के बारे में पूछ रहा है और खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों अर्थात आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गणितज्ञ भी थे, खगोल विज्ञान भी थे और ये गुप्त शासन काल में रहते भी थे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता से संबंधित है? मुरुगन के बारे में एक मूवी भी बनी है जो साउथ की है, उसको भी अगर आपने देखा हो तो आपको कंफर्म हो जाएगा। जो मुर्गन है वो भगवान कार्तिक का स्वरूप है। क्या भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, अर्थात बी नंबर इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पत्तन से संचालित होता था या एक बंदरगाह से संचालित होता था? उस बंदरगाह के बारे में पूछना चाहता है। गुप्त काल का फेमस बंदरगाह जिसके द्वारा व्यापार संचालित होता था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या भड़ौत से होता था, कल्याण से होता था, क्राम्बो से होता था, या ताम्रलिपि से होता था? बस जरा सा क्वेश्चन याद रखिएगा, ताम्रलिप्ति वह बंदरगाह है जिसके द्वारा गुप्त काल का पत्तन, गुप्त काल में व्यापार संचालित होता था, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? सोने के सिक्के तो दिनार कहलाते थे, आपको कंफर्म हो गया। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते हैं? गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार नाम से संबोधित किया जाता था। अब चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, अर्थात दोनों ऑप्शन सही हो गए। ऑप्शन नंबर ए रूपक। रूपक क्या है? चांदी के सिक्के हैं। दिनार क्या है? दिनार सोने के सिक्के हैं। दोनों गुप्त काल की बातें चल रही थी। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? स्त्री पुरुष समान थे, ये उस किस काल में था इस पूछा गया। गुप्त काल में, चोल काल में, मौर्य काल में, या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा जो गुप्त काल था, गुप्त काल में जो महिला एवं पुरुषों की स्थिति समान होती थी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता तय करता है? नगर क्रमिक रूप से लगातार पतित होते रहे या उनका निम्न काल आता रहा? प्रतिहार, सातवाहन या गुप्त काल में, या राष्ट्र? गुप्त काल में तो श्रेष्ठ पदों पे थे, परंतु सातवाहन युग में इनका पतन लगातार देखने को मिलता है, लगातार ये गिरते चले जाते हैं, अर्थात सातवाहन युग। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, चलिए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज की तरह कवर किया, जल्दी जल्दी रिवीजन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप इंस्पायरिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।